हाय एवरीवन, वेलकम टू हिंदी एनसीईआरटी। आज हम क्लास 11 भूगोल का फर्स्ट चैप्टर और पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज का टॉपिक है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्राकृत समग्रात्मक होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विषय से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। श्रव्य दृश्य माध्यमों, ऑडियो विजुअल मीडिया एवं सूचना तकनीकी ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरपृष्ठ इंटरफेस संबंध है। प्राकृतिक या सामाजिक सभी विषयों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के सहचर को बोधगम्य बनाता है। रेखाचित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है। भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल की ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विषय के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में हिमालय एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे हैं। सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते हैं। नौ संचालन नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली।
भौगोलिक तथ्यों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिले हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय का निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणार्थ, अ स्थान ब स्थान से 15 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अ स्थान ब से 2 घंटा दूर है। यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए या 17 घंटा दूर है। यदि तीव्रगामी रेल यात्रा से की जाए। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखाचित्र संख्या 1.1 विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। 1.1 ये रहा। आगे देखते हैं भूगोल की शाखाएं। पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। इससे स्पष्टतः प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतरशिक्षण विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम हैं: विषय वस्तुगत क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक विषय वस्तुगत भूगोल का उपगम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपगम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरणतः, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, जैसे विषुवतरेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोड़धारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट नामित प्रदेश को हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है। इसका प्रारंभ से ही विषय में प्रवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है। वह
प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, भूगोल की शाखाएं। विषय वस्तु वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। भौतिक भूगोल। भू आकृति विज्ञान। यह भू आकृतियों, उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। सेकंड, जलवायु विज्ञान। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। सेकंड, जल विज्ञान। यह धरातल के जलमंडल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं, तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन। मृदा भूगोल। यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। मानव भूगोल। सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानीय प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन आता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घन तत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है, जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल। यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, स्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन। ऐतिहासिक भूगोल। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तथ्यों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसकी व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। राजनैतिक भूगोल। यह क्षेत्र को राजनैतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटतम पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनैतिक व्यवहार को समझाने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। जीव भूगोल। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतर्पृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। फर्स्ट, जीव भूगोल। इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल। यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान। इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल। संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव
किया गया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं: बृहद, माध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ हैं। ये हैं दर्शन, भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी। यहाँ देख लीजिए चार्ट के माध्यम से। विविध तंत्र एवं तकनीकी, समान एवं संगणक आधारित मानचित्रण, परिमाणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीकी, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियाँ, भू सूचना विज्ञान तकनीकी जैसे दूरसंवेदन तकनीकी, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक सूचना तंत्र, स्थितिज तंत्र। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विविध तंत्र एवं नई तकनीकी के साथ अग्रसर होता रहे। उदाहरणतः जो पहले हस्तनिर्मित मानचित्र तकनीकी थी, अब संगणक निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई है। तकनीकी ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई। भौगोलिक सूचना तंत्र ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थिति तंत्र बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियाँ, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायु दाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि। जलमंडल, समुद्र, सागर, झीलें तथा जल परिमंडल से संबंध तत्व जैवमंडल, जीवों के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव एवं उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक प्राचल एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती है। कालावधि मिट्टियों को
परिपक्वता प्रदान करती है तथा मृदा पाचवर्का प्रोफाइल के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव प्रक्रियाएं संपन्न होती है। मैदानों का प्रकार कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत पर्वत चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। जलवायु का वनस्पति, सस्य, प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीकी विकास की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित मॉडिफाई कर देती है, जैसे वातानुकूलन, वायु शीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जल धारक प्रस्तर को पुनर्वेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भारत ने समुद्री तल से मैंगनीज पिंड एकत्रित करने की तकनीकी विकसित कर ली है। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थानीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरकता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंध से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है, अथवा सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। भौतिक भूगोल चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 पहले ही कंप्लीट हुआ, ये पार्ट 2 आज ये भी कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।